इसी की डेफिनेशन सबसे पहले देख लेते हैं। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, यहाँ पे 2 की वर्ड है जिससे हमें हमेशा याद रखना है। तो स्ट्रक्चरल यूनिट भी है, फंक्शनल यूनिट भी है। इसका मतलब है कि एक लिविंग बॉडी जिसका जैसा भी स्ट्रक्चर है उसकी बेसिक यूनिट भी सेल कह सकते हैं उसको, और उसमें उस लिविंग बॉडी में जो भी फंक्शंस चल रहे हैं छोटे से लेके बड़े तक पूरे फंक्शंस की बेसिक यूनिट होती है सेल। तो सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शन दोनों की बेसिक यूनिट है। तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है, इसको हमें अच्छे से लर्न कर लेना है। नेक्स्ट है डिस्कवरी किसने की। अब मिस्टर रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने 1665 में क्या किया, इसकी डिस्कवरी की। इसके पहले उन्होंने अपना खुद का बनाया हुआ माइक्रोस्कोप इसके लिए यूज किया था, जिससे इन्हें सक्सेस मिली। इन्होंने क्या किया कि एक प्लांट का, एक ट्री का कार्क सेल ली। कार्क सेल जो आउटर लेयर पे होती है स्टेम के, उन सेल्स को लिया और अपने माइक्रोस्कोप में रख के जब देखा तो उनको इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दिया, छोटे छोटे बॉक्सेस की तरह से इस तरह स्ट्रक्चर दिखाई दिए। तो उनको ये स्ट्रक्चर वैसे लग रहे थे जैसे कि हनी बी जो कॉम होता है, यानी कि जो हनी बी के जो छत्ते होते हैं उस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से उनको दिखाई दिया। तो उन्होंने इसी को सेल कह दिया। तो तभी से 1665 में उन्होंने डिस्कवरी की सेल की। तो ये हो गया कि रॉबर्ट हुक ने इसकी डिस्कवरी की। अब नेक्स्ट आते हैं हम कि जो सेल होती है वो कैसे जीवों का फॉर्मेशन करती है। मीन्स कि कुछ ऐसे जीव होते हैं जिसमें ज़्यादा सेल इन्वॉल्व होती हैं, कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें कम सेल इन्वॉल्व होती हैं, कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिनमें सिर्फ एक सेल इन्वॉल्व होती है। तो जब एक सेल इन्वॉल्व होगी, एक सेल से एक पूरी लिविंग बॉडी बनेगी, तो उसको क्या कहेंगे, यूनिसेलुलर। इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया एक ऐसा लिविंग है जिसमें एक पूरी सेल में सारे मेटाबॉलिक फंक्शन भी चलते हैं। वो केवल एक सेल ही होती है जिसमें से रेस्पिरेशन भी होता है, न्यूट्रिशन भी एब्जॉर्ब करते हैं और एक्सक्रीशन भी करते हैं, सारा कुछ उसी सेल में होता है। तो उसको कहते हैं हम यूनिसेलुलर। नेक्स्ट है हमारा मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर मीनिंग कि एक ग्रुप ऑफ सेल, जब बहुत सारी सेल्स मिलकर एक टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं और बहुत सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं और फिर ऑर्गन बहुत सारे मिलकर एक पूरा ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। तो इस टाइप की पूरी बॉडी जो होती है वो मल्टी सेलुलर कहलाती है। ओके, यहाँ पे कोई एक सेल सिर्फ काम नहीं कर रही होती है, यहाँ पे तो पूरा एक सिस्टम काम कर रहा होता है जो छोटी छोटी सेल्स से मिलकर बना होता है। तो इस तरह से हमने जाना कि यूनिसेलुलर क्या होते हैं और मल्टी सेलुलर क्या होते हैं। अब यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल जो है ये बैक्टीरिया है और पैरामीशियम भी है, क्लेमाइडोमोनास भी है। पैरामीशियम आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, जो हमारे शू शेप होता है पैरामीशियम वो है, और क्लेमाइडोमोनास एक एल्गी होती है, वो भी यूनिसेलुलर होती है। ओके, मल्टी सेलुलर में तो प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं, लिविंग बींग्स जो हम ह्यूमन बींग्स हैं वो भी आते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा कि अब सेल कितने टाइप की होती हैं। तो सेल होती है 2 टाइप की, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव यानी इनिशियल फॉर्म। ओके, मीन्स प्रो मतलब जो सबसे प्रिमिटिव है, सबसे पहला, और कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। ओके, तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस जिसमें है वो क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है। और यूकैरियोटिक सेल का मतलब होता है कि जिसमें एडवांस न्यूक्लियस है, उसको यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, जैसे एक बैक्टीरियल सेल होती है। बैक्टीरियल सेल में केवल आउटर एक सिंपल सी वॉल होती है, सेल वॉल, और अंदर साइटोप्लाज्म होता है और मिड पे एक डेंस एरिया होता है जिसमें इसका न्यूक्लिक मटेरियल भरा होता है। मीन्स एक जगह पे रखा होता है, एक ही जगह पे होता है। तो यहाँ पर जो डेंस पोर्शन होता है इसी को हम न्यूक्लियाई बोल देते हैं। ये एक ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, बट यहाँ पर न्यूक्लिक मटेरियल होता है, यानी डीएनए आरएनए होते हैं, इस वजह से इसको यहाँ पर न्यूक्लियाई बोला गया है। इसलिए इसको प्रिमिटिव न्यूक्लियस यानी प्रोकैरियोटिक सेल कहा गया है। वहीं पे हम देखते हैं यूकैरियोटिक सेल जो होती है हमारी, इसमें एडवांस न्यूक्लियस होता है। आप देख रहे हैं एक राउंड शेप स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का, इसके चारों तरफ एक इन्वेलप है जो एक इन्वेलप से डबल लेयर्ड इन्वेलप से घिरा हुआ होता है, और इसके अंदर का जो न्यूक्लिक मटेरियल होता है वो अच्छे से प्रोटेक्ट होता है, एक जगह पे होता है। तो ये क्या है, हमारा एडवांस फीचर है, इसको हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। अब यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल तो हमने जान लिया। आगे हम जानते हैं कि जो प्लांट्स हैं हमारे और हम हैं, हम किन में आते हैं, प्रोकैरियोटिक में आएंगे या फिर यूकैरियोटिक में आएंगे। थिंक हम यूकैरियोटिक में आएंगे। क्यों? क्योंकि जो हम क्या हैं, हम ऐसे जीव हैं जो एडवांस्ड हैं।
प्लांट्स भी हमारे ऐसे हैं जो एडवांस्ड हैं, ट्रीज होते हैं बड़े बड़े से, ये सब एडवांस्ड हैं सेल। तो ये हमारे यूकैरियोटिक सेल कितने टाइप की होती हैं? 2 टाइप की, प्लांट सेल और एनिमल सेल। अब इसकी भी 2 कैटेगरी हो गई। ओके, तो हम प्लांट सेल और एनिमल सेल 2 अलग अलग देख लेते हैं। ये रही मेरी प्लांट सेल और ये है एनिमल सेल। अब प्लांट सेल और एनिमल सेल ये दोनों डिफरेंट क्यों हैं? जाहिर सी बात है, जो प्लांट सेल होते हैं, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं? वो मूव नहीं कर सकते। हम एनिमल्स जो हैं, हम ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, वो मूव कर लेते हैं। जैसे बाहर बारिश हो गई, तूफान आ गया, या फिर कुछ भी आ गया, ऐसी कोई दिक्कत आ गई, या फिर बहुत तेजी से धूप आ रही है, सनलाइट आ रही है, तो फिर क्या होगा? हम लोग तो जल्दी से आके अंदर चले आएंगे, रूम के अंदर चले आएंगे, अपने घर के अंदर चले आएंगे, या फिर कहीं शेडो वाली पोर्शन पे चले जाएंगे। लेकिन प्लांट्स उसी जगह पे खड़े होते हैं, वो मूव नहीं कर सकते, तो उनको ज़्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो उनको प्रोटेक्शन कौन देगा? उनको प्रोटेक्शन यही सेल देती है। क्यों? उनके चारों तरफ एक ऐसा एडवांस फीचर होता है जिसकी वजह से ये प्रोटेक्ट होता है सनलाइट से भी, और वाटर से भी, और तेज विंड से भी। तो वो क्या है? सेल वॉल। एक मेन फीचर होता है सेल वॉल, प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है बट एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। ये यहाँ हमने डिफरेंस लिखे हैं, मेन 3 मेन डिफरेंस है इसके। सेल वॉल प्रेजेंट होती है प्लांट में, एनिमल में एब्सेंट होती है। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्लोरोप्लास्ट। अब प्लांट तो ग्रीन दिखाई देते हैं बट हम लोग ग्रीन नहीं दिखाई देते। क्यों? क्योंकि प्लांट्स में कुछ एक ऐसे ऑर्गन होते हैं जिसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। उनमें एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे कहते हैं क्लोरोफिल। उसी की वजह से प्लांट ग्रीन दिखाई देते हैं। अब वो पिगमेंट क्यों होता है? वो इसलिए क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। और फोटोसिंथेसिस क्या होती है वो भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ये लेकिन मैं छोटी सी लाइन बता देती हूँ कि क्योंकि ये अपना फूड खुद बनाते हैं, और जो अदर हम लोग हैं, एनिमल्स हैं या फिर ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग इन पर डिपेंडेंट होते हैं। हम लोगों को फोटोसिंथेसिस की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ओके, तो फिर ये मेन कैरेक्टर हो गया। सेकेंड वाला भी क्लोरोप्लास्ट इसमें प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। यहाँ पे देखिए आपको क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये इसमें प्लांट सेल में है बट एनिमल सेल में आपको कहीं नहीं दिख रहा है। ओके, तो एक थर्ड कैरेक्टर है सेंट्रियोल। ये हमारा सेंट्रियोल है। ये सेंट्रियोल क्या करता है? सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है जबकि प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। क्यों? इसका क्या वर्क है? जो सेंट्रियोल होता है वो एनिमल सेल को डिवाइड होने में, यानी कि जब 1 से 2 सेल फॉर्म होती हैं तो उस टाइम पे सेल डिवीजन के टाइम पे ये हेल्प करता है। तो सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है, इनमें सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। तो ये हो गया प्लांट और एनिमल सेल में मेन डिफरेंस। 3 मेन डिफरेंस है। फर्स्ट है सेल वॉल प्रेजेंट होती है प्लांट में, सेकंड है क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, और ये दोनों ही एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं, और सेंट्रियोल एब्सेंट होता है प्लांट सेल में बट एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। ओके, तो अब हमने ये जान लिया। अब हम सिमिलरिटी देख लेते हैं दोनों में क्या होती है। सिमिलरिटी ये क्या है? देखिए, ये सेल वॉल हो गई, आउटर लेयर इसमें नहीं है, बट इसमें क्या है? सेल वॉल के जस्ट अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन या फिर इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। ये एनिमल सेल में भी प्रेजेंट है, प्लांट सेल में भी प्रेजेंट है। इसके बाद न्यूक्लियस होता है दोनों में, एनिमल सेल में भी, प्लांट सेल में भी। नेक्स्ट है न्यूक्लियस के बाहर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी होता है। नेक्स्ट है हमारा गाल्गी कॉम्प्लेक्स, ये भी एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में होता है। लाइसोसोम, ये भी दोनों में होता है। राइबोसोम, ये भी दोनों में होता है। साइटोप्लाज्म भी दोनों में होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में पाया जाता है। ओके, तो पार्ट होते हैं। तो फर्स्ट है सेल मेम्ब्रेन। हमने आपको बताया था कि एक सेल होती है, सेल के आउटर पोर्शन पर एक सेल मेम्ब्रेन होती है। इसके बाद सेल वॉल बताया था। प्लांट सेल में बताया था कि सेल मेम्ब्रेन के चारों ओर एक सेल वॉल होती है। ओके, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक लिक्विड भरा होता है जिससे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ओके, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस हमने बताया था आपको, एक सेंटर पे राउंड शेप स्ट्रक्चर होता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है सेल ऑर्गेनेल्स।
अब अदर जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो न्यूक्लियस और सेल वॉल के बीच पाए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस के जस्ट बाहर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। नेक्स्ट है गाल्गी कॉम्प्लेक्स, यहीं पे एक स्ट्रक्चर होता है गाल्गी कॉम्प्लेक्स का। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, बिखरे हुए छोटे छोटे माइटोकॉन्ड्रिया सेल में पड़े होते हैं, ये स्ट्रक्चर होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। नेक्स्ट है वैक्यूल्स, प्लांट्स में बड़े बड़े से वैक्यूल्स पाए जाते हैं, हमने बात की थी। एनिमल सेल में छोटे होते हैं या फिर नहीं होते हैं। नेक्स्ट है लाइसोसोम, कुछ छोटे छोटे से स्ट्रक्चर होते हैं लाइसोसोम के। अब हम ये सभी पार्ट्स के बारे में धीरे धीरे एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। फ्रेंड, सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो हमारी एनिमल सेल में भी पाई जाती है और प्लांट सेल में भी पाई जाती है। सेल मेम्ब्रेन क्या है? आउटर मोस्ट कवरिंग। सबसे पहले हमने बात की थी कि सबसे बाहर आउटर मोस्ट कवरिंग सेल में सेल मेम्ब्रेन की होती है। ओके, नेक्स्ट है हमारी सेलेक्टिव परमिएबल होती है। सेलेक्टिव परमिएबल का मतलब होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेल के अंदर से जो भी कंटेंट्स होते हैं, लिक्विड मटेरियल होता है, गैसेस होती हैं और भी जो प्रोटीन्स वगैरह होती हैं उनको ना बाहर जाने देती है और ना बाहर से अंदर आने देती है, बिना सिलेक्शन के। जिन चीज़ों की ज़रूरत उसको होती है उसको वो इनसाइड करती है और जिन चीज़ों की ज़रूरत उसको नहीं होती है उसको वो आउटसाइड करती है। इसीलिए इसका नेचर क्या होता है? सेलेक्टिव परमिएबल होता है। ओके, परमिएबल का मतलब होता है कि ट्रांसफर कर पाना और सेलेक्टिव मतलब सेलेक्ट करके कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए उसे हमने ले लिया और जो नहीं चाहिए वो हमने वापस कर दिया। तो ये एक मेन नेचर होता है इसका। अब होती है ये लिविंग सेल। जो सेल मेम्ब्रेन होती है हमारी लिविंग होती है। क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन्स एंड लिपिड की बनी होती है। फ्लेक्सिबल होती है। एक बैलून ले लीजिए आप, उसमें वाटर फिल कर दीजिए। वाटर फिल करने के बाद जो जो हमारा बैलून होगा उसको हम कहीं से भी प्रेस करेंगे तो वो आसानी से प्रेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होता है। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम फ्लेक्सिबल कहते हैं। इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो आसानी से अपना शेप इधर उधर सेल मेम्ब्रेन को प्रेस करने के आकार पर ले सकता है, तो इसे हम फ्लेक्सिबल कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा मेड बाई प्रोटेक्शन एंड मेड बाई प्रोटीन एंड लिपिड, ये हमने पहले पढ़ेंगे। सेल वॉल क्या होती है? अब जो सेल मेम्ब्रेन थी वो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाई जाती थी और आउटर लेयर थी, लेकिन आज हम कहेंगे प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के भी बाहर एक लेयर पाई जाती है, एक वॉल पाई जाती है जिसे कहते हैं हम सेल वॉल। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा आउटर मोस्ट कवर। सेल वॉल इज आउटर मोस्ट कवर है। ओके, अब ये कैसी है? इसका जो नेचर है ये नॉन लिविंग है। सेल वॉल नॉन लिविंग है, बल्कि जो सेल मेम्ब्रेन थी वो कैसी थी? लिविंग थी। अब ये नॉन लिविंग है क्योंकि सेल्यूलोज की बनी है, जबकि सेल मेम्ब्रेन जो हमारी थी वो बनी थी प्रोटीन एंड लिपिड की। ये बनी हमारी सेल्यूलोज की प्लांट सेल। ये जो सेल्यूलोज होता है वो क्या है? एक टाइप का पॉलीसेकेराइड होता है, यानी कि पॉली मीन्स ज्यादा या मतलब कई सारे और सेकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट। तो ये एक तरह के कई सारे कार्बोहाइड्रेट की चेन होती है सेल्यूलोज। ओके, नेक्स्ट है हमारा फंजाई। प्लांट सेल हमारी सेल्यूलोज की बनी होती है, बट फंजाई सेल जो होती है ये बनी होती है काइटिन की। काइटिन भी एक तरह का पॉलीसेकेराइड होता है, बट उसमें क्या होते हैं? नाइट्रोजन कंटेंट भी होते हैं, इनमें नाइट्रोजन कंटेंट्स भी होते हैं। नेक्स्ट हमारा बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल वॉल जो होती है वो भी मेरी इन्हीं की तरह पॉलीसेकेराइड है, बट उसमें प्रोटीन एंड लिपिड्स भी पाए जाते हैं। ओके, अब किन में आ गई प्लांट सेल? प्लांट में भी पाई जाती है सेल वॉल, फंजाई में सेल वॉल पाई जाती है, बैक्टीरिया में सेल वॉल पाई जाती है। ओके, अब एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जिनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है? तो उसका नाम है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा ऐसा बैक्टीरिया है जिनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, केवल सेल मेम्ब्रेन होती है। ओके, तो यहाँ तक हमने देखा कि सेल वॉल का नेचर कैसा होता है। नेक्स्ट हम इनके कंपोजिशन की बात करेंगे कि ये 3 रीजन में डिफ्रेंशिएट होते हैं। इनका जो कंपोजिशन दिखाई देता है हमको सेल वॉल का वो क्या क्या है? प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एंड मिडिल लैमेला। अब जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो कहाँ पाई जाती है? प्लांट का जो शूट एपिक्स होता है, यानी कि जो अपर
लीव्स होती हैं, जो न्यू बॉर्न लीव्स होती हैं, स्टेम होती हैं, जो न्यू बॉर्न सेल्स होती हैं, उनका जो आउटर कवरिंग होती है, सेल वॉल होती है, वो होती है प्राइमरी वॉल। ओके, अब वही जो सेल हैं जब साइज में इंक्रीज होती हैं और मैच्योर होने लगती हैं तो उनकी जो प्राइमरी सेल वॉल की जगह वहाँ पे एक सेकेंडरी सेल वॉल आ जाती है, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। अब ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल तो हो गई, बट एक होती है मिडिल लैमिला, नॉट वॉल, मिडिल लैमिला होती है। इसको लैमिला इसलिए कहेंगे कि ये जैसे सेल है, ये 3 सेल्स हैं, तो इनका जो मिड का पार्ट होगा, ये जो पोर्शन है कि मीन्स सेल नंबर 1 2 3, ये जो तीनों सेल हैं आपस में जो जुड़ी हुई है वो किस एक मटेरियल से जुड़ी हुई है जो पैक्टिन का बना होता है। ये क्या है, मिडिल लैमिला, ये बना होता है हमारा पैक्टिन का। ये सेम वैसे ही वर्क करता है जैसे एक बिल्डिंग बनाई जाती है, उसका वॉल का फॉर्मेशन होता है, तो हम एक एक ब्रिक्स को जोड़कर एक वॉल खड़ी करते हैं, तो वो किससे जोड़ते हैं, एक सीमेंट से जोड़ते हैं। तो वही एक काम यहाँ पे भी हो रहा है कि कई सारी सेल एक सीमेंटिंग टाइप का जो एक लेयर है वो लैमिला बनाकर एक दूसरे से जुड़ी होती है, और ये लैमिला जो होती है मिडिल लैमिला कहलाती है, इससे हम पैक्टिन की बनी होती है इसकी ये। और एक कैरेक्टर इसमें एक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा एक कनेक्शन होता है एक सेल से दूसरे सेल की, एक वायरिंग होती है जो इन्हीं मिडिल लैमेला के बीच बीच से जाकर दूसरी सेल को कनेक्ट करती है। इन्हीं से सारी चीजों का एक दूसरे सेल से ट्रांसफर होता रहता है कि इधर के सेल का कुछ पार्ट उधर चला गया, उधर का कुछ मैसेज इधर आ गया, प्रोटीन कुछ इधर उधर आ गया, तो ये सब काम प्लाज्मोडेस्मेटा करता है। ये भी मेन पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक हो गई हमारे रीजन की बात कि सेल वॉल के कौन कौन से रीजन होते हैं। तो क्या हुआ, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड मिडिल लैमेला। अब हम बात करेंगे फंक्शन की कि सेल वॉल का क्या फंक्शन है। तो सेल वॉल का फंक्शन के बारे में हमने फर्स्ट क्लास में ही बताया था कि इनका मेन काम होता है प्रोटेक्शन। तो ये प्रोटेक्शन से रिलेटेड ये सारे वर्क करते हैं। कैसे करते हैं, ये क्या प्रोवाइड करते हैं, शेप, एक सेल को उसका शेप प्रोवाइड करते हैं। कैसे, अब सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन जो हमने बताया था कि वो जस्ट लाइक एक बैलून की तरह स्ट्रक्चर होता है, बैलून की तरह एक लेयर होती है कि बैलून में जैसे हम वाटर फिल कर दें और उसको कहीं से भी प्रेस करें वो फ्लेक्सिबल होता है, वैसे ही हमारी सेल मेम्ब्रेन भी होती है। बट यहाँ पर सेल वॉल होती है, सेल वॉल प्लांट्स में, तो वो क्या करती है, एक सेल को उसका शेप देती है कि वो इधर उधर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी उसमें ना रह जाए। तो सेल वॉल क्या करती है, इन्हें सेल को एक शेप देती है। नेक्स्ट पॉइंट है मैकेनिकल सपोर्ट। एक मैकेनिकल सपोर्ट देती है सेल वॉल कि जब सेल का शेप देगी उसके बाद उनको एक एक सेल को प्लांट एक खुले एनवायरनमेंट में सीधा खड़ा होता है। वो किसकी वजह से, सेल वॉल की वजह से खड़ा होता है, क्योंकि हर एक सेल एक अपना स्ट्रक्चर, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाती है और उसको एक दृढ़ता प्रदान करती है जिसकी वजह से सेल सीधा खड़ा रहता है। वो एक मैकेनिकल सपोर्ट देती है। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट करती है। प्रोटेक्ट करती है वो चीज हमने देख ली, कैसे प्रोटेक्ट करती है। सेल मेम्ब्रेन है उसको क्या किया जाएगा, उसको कहीं से अगर पिन कर दिया जाएगा तो वो बस्ट हो जाएगी और उसका सारा साइटोप्लाज्म बाहर निकल जाएगा। बट यहाँ पर केस दूसरा है, यहाँ पर सेल वॉल प्रेजेंट है प्लांट में, तो वो सेल कभी भी डैमेज जल्दी से नहीं हो पाती है, तो इस तरह से वो सेल को प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट हमारा हाइड्रोस्कोपिक इन नेचर। हाइड्रोस्कोपिक नेचर मीन्स होता है कि हाइड्रो का मीनिंग होता है कि वाटर, और स्कोपिक, हाइड्रोस्कोपिक नेचर मीन्स वाटर से जो चीज कोई सड़े ना गले ना, वाटर से उसको प्रोटेक्ट करके रखती है सेल को। अगर हम कोई प्लांट का कोई वुड का कोई भी पार्ट छोटा सा वाटर में डाल दे तो वो इतनी जल्दी नहीं सड़ेगा जितनी जल्दी हमारी स्किन सड़ जाएगी। ओके, तो इस तरह से ये हाइड्रोस्कोपिक नेचर की होती है, और इसका भी एक रीजन है कि सेलुलोज की बनी होती है इसलिए हाइड्रोस्कोपिक नेचर की होती है। नेक्स्ट है परमेबिलिटी। परमेबिलिटी जो होती है सेल वॉल में, ये इसका एक इंपॉर्टेंट नेचर है। इसका मीनिंग क्या होता है कि कोई भी मेम्ब्रेन जब परमेएबल होती है तो वो आउटसाइड से इनसाइड और इनसाइड से आउटसाइड एक चलनी की तरह चीजों को ट्रांसफर कर सकती है। ओके, तो ये क्या, सेल वॉल क्या होती है, परमेएबल होती है। आज हम जानेंगे कि सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं। अभी तक हम जो बात कर रहे थे सेल के पार्ट्स की बात कर रहे थे,
बट आज हम बात करेंगे सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं और ऑर्गेनेल्स कहाँ होते हैं, वो साइटोप्लाज्म होते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं साइटोप्लाज्म क्या होता है। साइटोप्लाज्म जो होता है वो हमने आपको बताया था कि साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच पाया जाने वाला एक लिक्विड मटेरियल, लिक्विड फ्लूइड होता है। इसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर होता है। ओके, ये एक लिक्विड मटेरियल है। तो ये फर्स्ट पॉइंट है, फाउंड इन बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। मतलब सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में पाया जाने वाला जो फ्लूइड होता है वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट है हमारा कंटेन लिक्विड फ्लूइड विद प्रोटीन एंड ग्राउंड सब्सटेंस। मीन्स क्या क्या ये रखता है, एक तो लिक्विड फ्लूइड रखता है और उसके साथ प्रोटीन्स रखता है और कुछ ग्राउंड सब्सटेंस रखता है। इनके अलावा कुछ नॉन लिविंग एंड लिविंग भी सब्सटेंस को रखता है। नेक्स्ट हमारा मैनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल्स। क्या होते हैं सेल साइटोप्लाज्म एरिया में, अगर आप देखेंगे कि तो न्यूक्लियस यहाँ पे हमारा, ये हमारा न्यूक्लियस है और ये रही हमारी सेल मेम्ब्रेन। इसके और इसके बीच का जो पार्ट होता है ये होता है साइटोप्लाज्म। और जो साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स, जो कि हमारे साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होते हैं। अब ईच सेल ऑर्गेनेल्स परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस और फॉर द सेल। सेल के लिए जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सब स्पेसिफिक फंक्शन सेल के लिए करते हैं। ओके, तो ये सेल ऑर्गेनेल्स क्या क्या होते हैं हमने फर्स्ट लेक्चर में ही देखा था। फर्स्ट आई थिंक सेकेंड लेक्चर में हमने देखा था कि सेल ऑर्गेनेल्स में क्या क्या आते हैं। तो सेल ऑर्गेनेल्स में आते हैं, हम आपको फिर से एक बार रिपीट कराते हैं। सेल वैक्यूल आता है, वैक्यूल जो इतना बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है ये है, वैक्यूल आता है। इनके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्गी ऑपरेटर्स, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड्स, राइबोसोम, ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स में आते हैं। तो इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। आज हम बात करेंगे वैक्यूल्स क्या होते हैं। वैक्यूल्स हमने जाना था कि सेल में, प्लांट सेल में एंड एनिमल सेल में दोनों में प्रेजेंट होते हैं। बट प्लांट सेल में जो वैक्यूल होते हैं वो लार्ज साइज के होते हैं, लेकिन जो एनिमल सेल्स में होते हैं वो वहाँ पे वैक्यूल या तो बहुत ही छोटे होते हैं और या तो फिर एब्सेंट होते हैं। दो कंडीशन हो सकती है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, ये जो सेल वैक्यूल होते हैं मेम्ब्रेन बॉन्ड होते हैं। मीन्स इनकी चारों ओर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जो इसको बॉन्ड करके रखती है। नेक्स्ट है सैक लाइक होते हैं। ये आपको दिख रहा है एक सैक लाइक या मतलब बैग लाइक स्ट्रक्चर, ये रहा सेल वैक्यूल। नेक्स्ट है स्टोर। क्या स्टोर करते हैं, ये लिक्विड भी स्टोर कर सकते हैं एंड सॉलिड भी स्टोर कर सकते हैं। एनिमल सेल में ये कुछ और चीजें स्टोर करते हैं, प्लांट सेल में भी कुछ ये अदर चीजें स्टोर करते हैं। अब हम देखेंगे प्लांट सेल एंड एनिमल सेल दोनों की वैक्यूल में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हमने बताया कि जो प्लांट सेल होती है उनके वैक्यूल लार्ज साइज के होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इनके वैक्यूल्स जो होते हैं उनमें एयर होती है, सेल सैप होता है और ये ग्लाइकोजन का भी स्टोरेज करते हैं, लिक्विड फ्लूइड इसके अंदर होता है। तो ये बड़े बड़े हो जाते हैं और सेल को एक सपोर्ट प्रदान करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं इसको। बल्कि एनिमल सेल में ये स्मॉल साइज के होते हैं, वेरी स्मॉल साइज के होते हैं। जब जरूरत होती है तभी एनिमल सेल में आते हैं, ये बन जाते हैं, अदरवाइज ये एब्सेंट रहते हैं। ओके, तो वही लिखा हुआ है कि प्लांट सेल में ये परमानेंट होते हैं, बड़े लार्ज साइज के होते हैं, और यहाँ पर एनिमल सेल में स्मॉल साइज के होते हैं, टेम्परेरी होते हैं। मीन्स जब जरूरत हुई तो ये छोटे छोटे से वैक्यूल्स बन जाते हैं, यहाँ देख सकते हैं आप। और जब इनकी जरूरत नहीं हुई तो क्या हुआ, ये अपने आप खत्म हो गए, एब्सेंट हो गए। स्टोर क्या करते हैं, ग्लूकोज, प्रोटीन, सेल सैप, ये सारी चीजें प्लांट सेल का एक जो वैक्यूल, एक बड़ा वैक्यूल होता है वो स्टोर करता है। वाटर भी स्टोर करता है और एनिमल सेल में भी ग्लूकोज, ग्लाइकोजन और प्रोटीन का स्टोरेज करता है। तो इस तरह से ये जो
वैक्यूल होता है। अच्छा एक बात और, वैक्यूल के चारों ओर जो मेम्ब्रेन बॉन्ड होती है इसे हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट, इनके चारों ओर जो मेम्ब्रेन होती है जो कवर्ड रखती है इसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। अब प्लांट का जो वैक्यूल होता है वो इतना लार्ज साइज का होता है कि क्या करता है वो प्लांट सेल की ज्यादा से ज्यादा जगह को वो ऑक्यूपाई कर लेता है। आप देख रहे हैं एक लार्ज वैक्यूल है और 2 वैक्यूल हो गए एक सेल में, तो सिर्फ यही दिखाई दे रहा है। न्यूक्लियस को इसने साइड कर दिया है और पूरी एरिया को इन्होंने कवर करके रखा है। बट एनिमल सेल में ये छोटे छोटे से वैक्यूल है, न्यूक्लियस जो है सेंटर पे है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो न्यूक्लियस है वो वैक्यूल की वजह से साइड में आ गया है। ओके, तो आज हमने देखा वैक्यूल क्या होता है और आज देखेंगे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। ओके, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम शॉर्ट में बोलते हैं ER। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर पाया जाता है। अब क्यों पाया जाता है ये, क्योंकि न्यूक्लियस जो होता है हमारा डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है, तो उसकी जो आउटर लेयर होती है, जो सेकेंड लेयर होती है, उसी से फोल्डेड स्ट्रक्चर एक बनता है, उसी को हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ओके, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ये लिखा हुआ है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, अराइज फ्रॉम आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। मेम्ब्रेन बॉडी सेल ऑर्गेनेल, मतलब मेम्ब्रेनस बॉडी सेल ऑर्गेनेल है। सेल ऑर्गेनेल ऐसा है जिसमें मेम्ब्रेन है। लार्ज नेटवर्क ट्यूब एंड शीट, साइटोप्लाज्म में एक लार्ज नेटवर्क बनाता है, ट्यूब एंड शीट्स का बना होता है। अब 3 फॉर्म में ये मिलता है, कैसे, ट्यूब्स के फॉर्म में, वेसाइकल के फॉर्म में, सिस्टर्नी के फॉर्म में। ट्यूब्स जो होती हैं ये क्या है, ये जैसे एक मिनट सिस्टर्नी से देखते हैं, ये जो फोल्ड्स बने हुए हैं पोर्स से होते हुए न्यूक्लियस से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, सिस्टर्नी। अब सिस्टर्नी के साइड पे इस तरह की कुछ ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, इन्हें कहते हैं हम ट्यूब्यूल्स। इनके अलावा एक कुछ बैग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, वो होते हैं वेसाइकल, इस तरह के राउंड शेप में, ये होते हैं वेसाइकल। तो 3 तरह के फॉर्म होते हैं इस स्ट्रक्चर में, कैसे, एक सिस्टर्नी, एक ट्यूब्यूल और एक वेसाइकल। तो 3 तरह के इस तरह के फॉर्म में एक नेटवर्क का फॉर्म ले लेते हैं और ये साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी 2 तरीके के हो सकते हैं, कैसे, कुछ होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और कुछ होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, चारों तरफ इसकी कुछ ग्रेन्यूल्स, कुछ पार्टिकल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हें कहते हैं राइबोसोम। ये जो राइबोसोम के ग्रेन्यूल लगे होते हैं, इनकी वजह से इनका जो सरफेस है वो रफ हो जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बट कुछ ऐसे एरिया होते हैं, आउटर एरिया, जो शीट्स होती हैं, यहाँ पे कोई ग्रेन्यूल नहीं प्रेजेंट होता है, इनका सरफेस जो है स्मूथ होता है, इसीलिए इसको कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, सिंपल है, जहां पर राइबोसोम प्रेजेंट है उसे कहेंगे रफ पोर्शन है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जहां पर राइबोसोम एब्सेंट है उसे कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, अब क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, राइबोसोम। तो राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एरिया होगा ये बनाते हैं हमारे प्रोटीन, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट है वो बनाता है लिपिड। क्यों, क्योंकि यहाँ पर राइबोसोम एब्सेंट है तो प्रोटीन तो बनाएगा नहीं, तो लिपिड बनाने में ये हेल्प करता है। अब इसके फंक्शन की बात कर लेते हैं, फंक्शन क्या है इसका। सबसे पहले तो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। प्रोटीन सिंथेसिस कैसे करता है, अंदर होता है इसके न्यूक्लिक मटेरियल, न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लिक मटेरियल क्या करता है, मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन करता है, मतलब डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है, और फिर वो मैसेज पास होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। कुछ मैसेज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पास होता है, कुछ मैसेज साइटोप्लाज्म में भी चला जाता है। जो फ्री पड़े हुए यहाँ पर राइबोसोम होते हैं साइटोप्लाज्म में, उनसे प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। और यहाँ पे जो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वहां पे मैसेंजर आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस करता है और प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। अब ये जो प्रोटीन बनते हैं ये आगे पास होते हैं गाल्गी कॉम्प्लेक्स में। गाल्गी कॉम्प्लेक्स हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे, ये इसी से अटैच्ड
इसी के पास बना हुआ स्ट्रक्चर होता है जो इनके बने हुए प्रोटीन के पैकेट्स को रिसीव करता है, और प्रोटीन के जो पैकेट्स होते हैं वो कौन होते हैं, वेसाइकल। ओके, तो अभी हम बात करते हैं केवल ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, कैसे करता है, न्यूक्लियस से मैसेज को लेकर। ओके, नेक्स्ट है लिपिड सिंथेसिस करता है। लिपिड सिंथेसिस कौन करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी क्या करते हैं, एक पैकेट्स के फॉर्म में लिपिड को भी गाल्गी कॉम्प्लेक्स में सेंड करते हैं। नेक्स्ट है प्रोवाइड साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क। ये न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म जो लिक्विड होता है उसके ऊपर एक तरह से एक जाल जैसा बना लेते हैं, फ्रेमवर्क बना लेते हैं जो इसको सपोर्ट देता है पूरे सेल को। तो इसे इसीलिए कहा गया है कि साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क बनाता है, जो कि इंपॉर्टेंट है। अब क्या प्रोवाइड करता है, चैनल प्रोवाइड करता है ट्रांसपोर्ट के लिए। ये न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के बीच में होता है और एक चैनल बनाता है उन दोनों के बीच की चीजों को ट्रांसफर करने के लिए। तो ये भी इसका एक फंक्शन है कि चैनल का फॉर्मेशन करता है ट्रांसपोर्ट के लिए, मटेरियल का ट्रांसपोर्ट। कहाँ कहाँ पे, साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट है SER का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क होता है, ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। ये क्या करता है, डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन एंड ड्रग्स। ये पॉइजन और ड्रग्स कैसे आते हैं, जैसे कुछ लीवर्स की सेल्स होती हैं, लिवर की सेल में अगर कुछ हार्मफुल केमिकल्स आ गए, कुछ जो यानी कि कोई ड्रिंक कर लेता है तो उसके जो केमिकल्स हैं वो सब आ गए, तो उन सारे केमिकल्स को ये क्या करता है, डाइजेस्ट कर देता है, उसको इनएक्टिव कर देता है और इस तरह से ये उसको डिटॉक्सिफाई करता है। अगर वो जो हार्मफुल केमिकल्स हैं वो डिटॉक्सिफाई नहीं होंगे तो हमारा लीवर खराब हो सकता है। लीवर के अलावा भी ये सारी सेल्स में हमारी बॉडी की उस सारी जो केमिकल्स होते हैं उनको डिटॉक्सिफाई करता है। ओके, तो ये रहा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वर्क। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, पहले तो इसने मैसेज लिया यहाँ से न्यूक्लियस से और प्रोटीन बनाया, और प्रोटीन बनाने के बाद वो किसको भेजता है, गाल्गी कॉम्प्लेक्स को भेजता है। गाल्गी कॉम्प्लेक्स क्या करता है, वैक्यूल भी बनाता है और क्या बनाता है, लाइसोसोम भी बनाता है। तो इस तरह से ये एक मेम्ब्रेनस सिस्टम बनाते हैं जो एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का आगे का काम जो होगा नहीं होगा अगर गोल्गी कॉम्प्लेक्स एब्सेंट होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर पे हम पढ़ेंगे गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गाल्गी बॉडी या फिर गाल्गी एपरेटस क्या होता है। ठीक, थैंक यू। करेंगे गैल्गी एपरेटस क्या होता है। फ्रेंड्स, गैल्गी एपरेटस जो होता है वो कई नामों से जाना जाता है। एक तो गैल्गी बॉडी, गैल्गी कॉम्प्लेक्स, और इसको कहते हैं ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल क्यों कहते हैं ये हम आगे बात करेंगे। पहले देखते हैं गैल्गी बॉडीज किस तरह से अरेंज होकर एक गैल्गी एपरेटस बनाती है। एपरेटस का मीनिंग होता है बच्चों किसी तरह की मशीन जो एक प्रोसेस में पार्टिसिपेट करती है। तो ये भी छोटी छोटी सी कई सारी बॉडीज मिलकर इस तरह से एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेती हैं जिसे हम कहते हैं गैल्गी एपरेटस। ओके, अब इनका वर्क क्या होता है ये हम आगे देखेंगे। ये क्या है, गैल्गी एपरेटस का जो डिस्कवरी की थी, किसने की थी, कैमिलो गैल्गी ने। कैमिलो गैल्गी ने 1898 में गैल्गी एपरेटस की डिस्कवरी की। इन्हीं के नाम पे इनको गैल्गी एपरेटस कहा गया। ओके, अब ये क्या है, मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर होते हैं जो अरेंज्ड होते हैं पैरेलल। इनकी सारी बॉडीज जो है पैरेलल अरेंज होती है, देख रहे हैं आप, पैरेलल एक दूसरे के एक के ऊपर एक अरेंज्ड है। नेक्स्ट है फॉर्म। ये कितने, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी ट्यूबुलर फॉर्म में था, सिस्टर्नी के फॉर्म में था, वेसाइकल के फॉर्म में था, उसी तरह ये भी अरेंज होते हैं सिस्टर्नी के फॉर्म में। ये है जो आपको लंबी लंबी लॉन्गिट्यूडनल दिख रही हैं, ये क्या है, सिस्टर्नी है। और इस तरह के जो वेसिकल्स, सिक्रेटरी वेसिकल्स होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, वेसिकल। राउंड शेप के स्ट्रक्चर होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन में से घिरे होते हैं। और इस टाइप के कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम कहते हैं ट्यूब्यूल्स। तो ये तीन फॉर्म में मिलकर एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे कहते हैं हम गैल्गी एपरेटस। अब हम फंक्शन की बात करेंगे, गैल्गी एपरेटस के फंक्शन की। अच्छा, एक बात और जो कि इम्पॉर्टेंट है, गैल्गी एपरेटस जो होता है ये एनिमल्स में तो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना के एक एपरेटस के रूप में दिखाई देता है हमें, बट प्लांट सेल में ये एक एपरेटस के फॉर्म में नहीं दिखाई देता।
ये क्या होता है, डिस्पर्स्ड फॉर्म में साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ होता है। मतलब इनके जो भी इस तरह के ये ऐसे छोटे छोटे से पार्ट्स हैं, ये अलग अलग पूरे साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, डिस्पर्स्ड रहते हैं, बिखरे हुए होते हैं। तो वहां पर इसे कहते हैं हम डिक्टियोसोम। वर्ड यूज करते हैं गैल्गी बॉडीज की जगह डिक्टियोसोम का। ओके, तो प्लांट में हम गैल्गी बॉडी को डिक्टियोसोम कहते हैं। अब हम इसके फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो फंक्शन इनका हमने आपको पहले बताया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिला जुला फंक्शन, इनके साथ में ही ये वर्क करते हैं। कैसे वर्क करते हैं आइए देखते हैं। ये रहा, ये मेरा न्यूक्लियस है ये, और न्यूक्लियस के जो आउटर लेयर है वहीं से फोल्डेड स्ट्रक्चर बनाता हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। जहाँ पर राइबोसोम्स हैं प्रेजेंट है, वहाँ पर क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। जहाँ पर राइबोसोम एब्सेंट है वो एरिया कहलाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ये टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर पे कवर किया था। अब क्या होता है, यहाँ से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, एंड यहाँ से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या होता है, लिपिड का फॉर्मेशन होता है। दोनों ने लिपिड बनाया, प्रोटीन बनाया। अब क्या हुआ, इन्होंने लिपिड और प्रोटीन को इस तरह से वेसाइकल के फॉर्म में राउंड शेप स्ट्रक्चर, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में इन्होंने पैकेट बनाए और आगे भेज दिया। कहाँ भेजते हैं ये भेजते हैं गैल्गी एपरेटस के सिस फॉर्म में। कहाँ पे, सिस फॉर्म। सिस क्या होता है, जो रिसीव करता है, और ट्रांस क्या होता है, जो ट्रांसफर करता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सिस फॉर्म यहाँ पे है। वो क्यों है, क्योंकि ये न्यूक्लियस से आने वाले मैसेज को रिसीव करता है। ये क्या है, सिस फॉर्म है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। और जहां से वेसाइकल ट्रांसफर होते हैं गैल्गी एपरेटस में, वहां पे क्या होता है, ट्रांसफॉर्म। ये आगे रहा हमारा सिस फॉर्म, ये रहा ट्रांसफॉर्म। और इसके बाद क्या हुआ, ये वेसाइकल सिस फॉर्म, गैल्गी एपरेटस के सिस फॉर्म में कैच कर लिए जाते हैं, और यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ होते हुए ये सारे सिस्टर्नी में मूव करते हैं, जिनका यहाँ पर मॉडिफिकेशन होता है। किसका, प्रोटीन का एंड लिपिड का। यहाँ पर मॉडिफिकेशन होता है गैल्गी एपरेटस में। मॉडिफिकेशन के बाद जो भी चीज़ें बनती हैं, मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है, प्रोटीन जो हमारा जैसे बनता है, प्रोटीन में बहुत से ऐसे पार्ट होते हैं जो यूजलेस होते हैं, जिनको हमें कट करना होता है, कट करके हटाना होता है। और क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं उनको हटाकर वो यूज करके मॉडिफाई करके, या फिर उसमें शुगर ऐड कर दिया, या फिर उसमें लिपिड में शुगर ऐड कर दिया, या प्रोटीन में शुगर ऐड करके इस तरह से मॉडिफाई करके उनको, ये भी गैल्गी एपरेटस भी वेसाइकल के फॉर्म में इसको भी पास करते हैं। किस जगह से, ट्रांसफेज से उसको ट्रांसफर करते हैं। तो ये रहा, ये जो वेसाइकल होता है ये होता है सिक्रेटरी वेसाइकल। सिक्रेटरी वेसाइकल क्यों होता है, क्योंकि इनमें यहाँ का लिपिड एंड प्रोटीन मॉडिफाइड स्टेज में और बहुत सारे एंजाइम इसमें फिल होते हैं, और ये पैकेट के फॉर्म में बाहर निकलते हैं। इन्हीं पैकेट्स को हम, जो बैग लाइक सिंगल लेयर्ड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं, इन्हें ही कहते हैं हम लाइसोसोम, जो आगे हम नेक्स्ट लेक्चर पे देखेंगे। अब ये जो एंजाइम से भरे हुए वेसाइकल होते हैं, ये क्या काम करते हैं, ये काम करते हैं या तो फिर डाइजेशन का काम करते हैं, या तो फिर ये आगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाकर आगे मूव करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाएंगे, और यहाँ से होते हुए सेल के बाहर निकल जाएंगे, बाहर के यूज में आएंगे। ओके, अब जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है वो साइटोप्लाज्म के अंदर भी होती है। प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम में साइटोप्लाज्म के अंदर भी होती है। जो साइटोप्लाज्म में राइबोसोम फ्री पड़े हुए होते हैं उनमें भी प्रोटीन सिंथेसिस होती है। वो प्रोटीन कहाँ पे वर्क करती है, वो सेल के अंदर यूज में आती है। ये हमारा जो पैकेट फॉर्म हो रहा है लिपिड का या प्रोटीन का, वो क्या करता है, वो मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर भी ट्रांसफर किया जाता है। ओके, तो इनके फंक्शन देख लेते हैं हम। क्या है, ये क्या करता है, स्टोरेज करता है और मॉडिफिकेशन करता है, पैकेजिंग करता है, डिस्पैच करता है और ट्रांसपोर्ट करता है। ये सारे टर्म अपने आप में इंपॉर्टेंट है। क्या करता है, प्रोटीन स्टोर किसको करेगा, प्रोटीन को स्टोर करेगा, लिपिड को स्टोर करेगा। उसके बाद क्या करेगा, मॉडिफिकेशन करेगा, उसका मॉडिफाइड करेगा, मतलब उनके जो यूजलेस पार्ट है उनको कट करेगा, हटाएगा, और जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उनको रखेगा, और उसके अलावा उसमें जो ऐड होने वाला पार्ट है उनको ऐड करेगा। इस तरह से वो मॉडिफाइड करता है। उसके बाद क्या करता है, पैकेजिंग करता है। इस तरह के वेसाइकल के अंदर चीज़ों को, सारे मटेरियल को पैक करना, वो क्या हो गया, पैकेजिंग हो गया। डिस्पैच, उनको डिस्पैच करना, बाहर निकाल देना, छोड़ देना, डिस्पैच हो गया। ट्रांसपोर्ट, अब ट्रांसपोर्ट डिस्पैच करके उसको ट्रांसपोर्ट किया, कहाँ, सेल मेम्ब्रेन के बाहर।
ओके, तो ये सारे वर्क हो गए एक गैल्गी एपरेटस की। तो ये क्या करेगा, और ये जो ट्रांसफर करेगा, ट्रांसपोर्ट किस किस फॉर्म में करेगा, कैसे करेगा, लाइसोसोम के फॉर्म में भी कर सकता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है, और आउटसाइड ऑफ सेल, सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट कर सकता है। ओके, अब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स शुगर, जो कॉम्प्लेक्स शुगर होती है मेड सिंपल शुगर, ये क्या करता है, गैल्गी एपरेटस जो कॉम्प्लेक्स टाइप की शुगर होती है उनको सिंपल शुगर में कन्वर्ट करके उसके बाद उसको प्रोटीन के साथ या फिर लिपिड के साथ ऐड करके ट्रांसपोर्ट करता है। कैसे मॉडिफाई करता है इनको, प्रोटीन है, अगर प्रोटीन को शुगर के साथ ऐड करेगा क्या बनाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन, एंड लिपिड को शुगर के साथ ऐड करेगा क्या बनाएगा, ग्लाइकोलिपिड। इस तरह से ये ग्लूकोज का और प्रोटीन का, लिपिड का मॉडिफिकेशन करता है और उनको सिंपल फॉर्म में बनाकर बाहर भेजता है। अब क्या है नेक्स्ट फंक्शन इसका, लाइसोसोम का फॉर्मेशन। लाइसोसोम सेल का बहुत इंपॉर्टेंट और सेल ऑर्गेनेल है जिसको जिसको यही बनाता है, गैल्गी एपरेटस। ओके, तो ये रहे इनके सारे फंक्शन एक गैल्गी एपरेटस के। अब इसको ट्रैफिक पुलिस क्यों कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस इसलिए कहेंगे सेल की क्योंकि ये क्या काम करता है, मॉडिफिकेशन का काम करता है, डिस्पैच का काम करता है, पैकेजिंग का काम करता है। ये सेल के बाहर आने वाली चीज़ों का, लिपिड का और प्रोटीन का क्या करता है, उसको डिस्पैच करता है, पैकेजिंग करता है और भेजता है सारा कुछ चेक कर करके, इसलिए उसको कहते हैं ट्रैफिक पुलिस, सेल की ट्रैफिक पुलिस। ओके, तो आज हमने देखा गैल्गी एपरेटस क्या है। 9th के कोर्स में बस इतना ही है फ्रेंड्स, आगे हम जो हायर क्लासेस में आप देखेंगे इसके आगे भी बहुत डिटेल में है। ओके, थैंक यू। गैल्गी एपरेटस किसे कहते हैं, आज हम देखेंगे लाइसोसोम क्या होता है। तो लाइसोसोम जो है गैल्गी एपरेटस से ही उत्पन्न होता है, अराइज होता है। ये एक सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, क्या है, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल होता है, सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल होता है। ओके, तो इसमें क्या होता है, एक सिंगल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स क्या होते हैं, वो डाइजेशन का काम करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो आते हैं। इनकी पूरी प्रोसेस, लाइसोसोम के जो एंजाइम्स बनते हैं उनकी प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, न्यूक्लियस से ही। न्यूक्लियस में मैसेज बनते हैं प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए, मैसेंजर आरएनए बनते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। क्यों होता है प्रोटीन का फॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ पर होते हैं राइबोसोम। लास्ट लेक्चर पे हमने बात की थी कि राइबोसोम जहाँ पर होते हैं उन्हें कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जहाँ पर जिनके सरफेस पर राइबोसोम एब्सेंट होते हैं उसे कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनते हैं प्रोटीन एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनते हैं लिपिड। तो ये जो प्रोटीन एंड लिपिड बनते हैं ये पैकेट्स के फॉर्म में, एक छोटे छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में, जिन्हें हम वेसाइकल कहते हैं, वो ट्रांसफर होते हैं कहाँ पर, गैल्गी एपरेटस के सिस फेस में। गैल्गी एपरेटस के सिस फेस में ट्रांसफर होते हैं और सारे सिस्टर्नी से होते हुए गुजरते हैं जिससे इनका मॉडिफिकेशन होता है। मॉडिफिकेशन क्या होता है, कोई भी प्रोटीन का एक छोटा पार्ट या फिर लिपिड का पार्ट, उसमें जो वेस्ट चीज़ें होती हैं उनको हटाकर और जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें ऐड करके, जो मॉडिफाइड करके जो चीज़ें बनती हैं जो हमारे लिए सेल के लिए और बाहर के लिए यूजफुल हैं, उस तरह से मॉडिफाइड एंजाइम्स बनते हैं जो क्या होते हैं, ट्रांसफेज। जो गैल्गी एपरेटस की ट्रांसफेज होती है वहाँ से एक वेसाइकल के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होते हैं। कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, यहाँ पर इनकी पैकेजिंग होती है, डिस्पैच हो गए और ट्रांसपोर्ट हुए। कैसे, एक लाइसोसोम के फॉर्म में डिस्पैच होके ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब इनके अंदर वही प्रोटीन और लिपिड के बने डाइजेस्टिव एंजाइम भरे हुए होते हैं जो किसी भी सेल ऑर्गेनेल को खाकर पचा सकते हैं। ये कभी कभी सेल के लिए हार्मफुल भी हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो पूरे सेल को कभी कभी खा जाता है। आगे बात करते हैं इसके बारे में, पहले हम देख लेते हैं क्या है इसकी थ्योरी छोटी सी। मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल है, स्फेरिकल वेसाइकल, स्फेरिकल वेसाइकल है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है यानी बैग लाइक स्ट्रक्चर है, सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड। क्या है, डिस्कवरी किसने की थी, डी डुबे ने 1955 में इसकी डिस्कवरी की। ओके, कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, वही बात कही गई है। इनके अंदर क्या होते हैं,
हाइड्रोलिटिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो किसी भी सेल ऑर्गेनेल को डाइजेस्ट कर सकते हैं। इसे हम सुसाइड बैग कहते हैं। क्यों कहते हैं सुसाइड बैग? क्योंकि कभी कभी क्या करते हैं, ये सेल पे बर्स्ट हो जाते हैं, फट जाते हैं और पूरी की पूरी सेल को ये डाइजेस्ट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, यानी कि सेल का सुसाइड हो जाता है। इसीलिए इसको कहते हैं सुसाइडल बैग। खुद भी खत्म हो जाते हैं और सेल को भी खत्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। कीप सेल क्लीन एनी फॉरेन मटेरियल। अब इनका फंक्शन जो होता है, सेल को क्लीन करना होता है। कैसे? सेल के अंदर बहुत सारी रिपेयरिंग होती रहती है, बहुत सारी चीज़ें डैमेज होती रहती हैं। उन सारे जो यूजलेस पार्ट हैं, जो डैमेज्ड पार्ट है सेल के, उनको क्या करता है, ये इनगल्फ कर लेता है और अंदर के डाइजेस्टिव मटेरियल्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स के थ्रू ये उनको डाइजेस्ट कर देता है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उसके, उनको ब्रेक डाउन करने के बाद छोटी छोटी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको क्या करता है, ये रही है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके थ्रू ये आउटसाइड कर देता है। अब इस आउटसाइड करने की प्रोसेस कहते हैं एक्सोऑस्मोसिस, यानी कि सेल से बाहर कर देना। डाइजेस्टिव एंजाइम मेड बाय एसईआर, यानी कि ज्यादातर जो डाइजेस्टिव एंजाइम इसके होते हैं ये बने होते हैं लिपिड के। और लिपिड कहाँ से बनता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। आल्सो कॉल्ड वेस्ट डिस्पर्सल सिस्टम ऑफ द सेल। जैसे कि हम रूम में रहते हैं या फिर किसी घर में रहते हैं, वहाँ पर अपनी एक डस्टबिन रखते हैं। क्या करते हैं, उसमें जो भी वेस्ट चीज़ें होती हैं, घर का वेस्ट मटेरियल निकलता है दिन भर का, उनको हम उसमें डाल देते हैं और डालकर फिर बाहर उसको फेंक देते हैं। सेम वही प्रोसेस यहाँ भी चलती है। लाइसोसोम क्या करता है, एक तरह से ये डिस्पर्सल का काम करता है, डिस्पोजल का काम करता है। यहाँ पर क्या होता है, सेल की जितनी भी वेस्ट मटेरियल होता है वो आकर इसके अंदर इनगल्फ हो जाता है, इसके अंदर चला जाता है और जो धीरे धीरे करके ये डाइजेस्टिव एंजाइम के थ्रू उसको ब्रेक डाउन करता है, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करता है उससे। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है, उसको फिर से सेल में अब्जॉर्ब करके दे दिया जाता है। और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको क्या किया जाता है, घर से बाहर, मीन्स ये सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इसको बाहर कर देता है। ओके, इसीलिए कहा गया है वेस्ट डिस्पर्सल सिस्टम ऑफ द सेल। तो ये है इनका मेन फंक्शन। और ये क्या करता है कि बाहर से भी कोई भी फॉरेन मटेरियल है, क्या करता है, क्लीन, कीप सेल क्लीन एनी फॉरेन मटेरियल। सेल को ये कोई भी फॉरेन मटेरियल से क्लीन करता है। सेल है कोई, उसके अंदर जैसे कोई बैक्टीरिया है, आ गया, ये है एंडोसाइटोसिस के थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होते हुए कोई बैक्टीरिया सेल के अंदर आ गया। अब इसने ये जान गया, इसने देखा और उसको तुरंत उसके पास जाकर उसको इनगल्फ कर लिया। इनगल्फ मतलब उसको अपने अंदर ले लेना। इस तरह से इनगल्फ किया और उसके बाद उसको अंदर ही डाइजेस्ट किया। डाइजेस्ट करने के बाद जो भी उसको ब्रेक डाउन करने के बाद चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है, जैसे प्रोटीन है, उसका लिपिड है, उसकी सुक्रोज है, शुगर है, वो सब चीज़ें उसको सेल में दे दी। और उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल है उसको उसने एक्सोसाइटोसिस के थ्रू सेल मेम्ब्रेन से बाहर कर दिया। इस तरह से ये सेल की रक्षा करता है बाहर के फॉरेन मटेरियल से, फॉरेन चीज़ों से। और फिर कभी कभी ये क्या करता है, सुसाइड बैग की तरह भी वर्क करता है। ओके, तो ये रहा छोटा सा टॉपिक लाइसोसोम का। नेक्स्ट लेक्चर पे हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। ओके, थैंक यू। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल होता है, यानी कि इनके चारों ओर डबल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, सेल ऑर्गेनेल की मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसे हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल या फिर किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं इसको, क्योंकि इनके अंदर एनर्जी का स्टोरेज होता है। एनर्जी जो है इसमें एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है। सेल में जितनी भी एनर्जी की जरूरत होती है उनके वर्क को करने के लिए, वो सारी कहाँ से आती है, माइटोकॉन्ड्रिया से आती है। ओके, अभी जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो एनिमल सेल एंड प्लांट सेल दोनों में पाया जाता है। आइए देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया की एक आउटर लेयर होती है जो तो सीधी होती है, चारों तरफ से होती है। और एक खास बात होती है, इसमें हर जगह पे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इनकी पूरी मेम्ब्रेन में आउटर लेयर पे पोर्स छोटे छोटे से प्रेजेंट होते हैं। वही लिखा हुआ है डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल, यानी कि डबल मेम्ब्रेन से बॉन्ड ऑर्गेनेल होता है ये। अब इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इनर मेम्ब्रेन इसकी कैसी है। इनर मेम्ब्रेन जो है ये फोल्डेड होती है इस तरह से, इनकी कोई सीधी इनर मेम्ब्रेन नहीं होती है। सेकंड वाली जो ये है फोल्डेड स्ट्रक्चर बनाती है। क्यों बनाती है, ताकि इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो सके। अब उससे क्या होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज होने से क्या होगा कि यहाँ पर जो होने वाली केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको और स्पेस मिलता है और ये और भी ज़्यादा एनर्जी को स्टोर कर सकती है। ओके, जहाँ कहीं भी फोल्डेड स्ट्रक्चर, फोल्डेड मेम्ब्रेन होती है, वहाँ पर हमेशा उनका जो
उसके पीछे जो रीजन होता है वो होता है सरफेस एरिया को इंक्रीज करना। ओके, तो यहाँ पर इनर मेम्ब्रेन सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है। अब इसके चैम्बर देखते हैं, जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो चैम्बर है उसको कहेंगे आउटर चैम्बर, और जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर चैम्बर है इसको कहते हैं इनर चैम्बर। ओके, अब यहाँ पर और यहाँ पर दोनों में भरा होता है मैट्रिक्स। साइटोप्लाज्म में जो लिक्विड होता है यानी कि फ्लूइड होता है, वैसा ही कुछ फ्लूइड इसमें भी होता है। इसके अंदर के फ्लूइड को हम कहते हैं मैट्रिक्स। ओके, अब क्या है, ये जो लिखी हुई है आउटर मेम्ब्रेन इज वेरी पोरस, बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इनर मेम्ब्रेन डीपली फोल्डेड, डीप फोल्ड्स बनाती है, किस लिए, इंक्रीज लार्ज सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए। ओके, फोल्डेड स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रिस्टी, फोल्डेड स्ट्रक्चर्स जो होते हैं इनको कहते हैं क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर लेयर, इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड स्ट्रक्चर बनाती है, इनका नाम है क्रिस्टी। दे हैव ओन डीएनए एंड राइबोसोम। ये इसकी इंपॉर्टेंट बात है कि माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए और अपना राइबोसोम प्रेजेंट होता है। सेल के और किसी ऑर्गेनेल में ऐसा नहीं होता है कि उनके पास अपना डीएनए हो और अपना राइबोसोम है। उनको जो भी जरूरत होती है प्रोटीन की, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं वो साइटोप्लाज्म से अपना प्रोटीन वो यूज करते हैं। बट माइटोकॉन्ड्रिया और एक दूसरा सेल ऑर्गेनेल है प्लास्टिड, इन दोनों में अपना डीएनए होता है, अपना राइबोसोम होता है। ये अपना प्रोटीन का फॉर्मेशन खुद करते हैं। इनमें जो भी प्रोटीन की जरूरत होती है वो अपने बनाए हुए प्रोटीन से ही यूज करते हैं। कुछ बाहर से भी लेते हैं, साइटोप्लाज्म से भी प्रोटीन लेते हैं, बट ये खुद भी प्रोटीन बनाते हैं, मेक ओन प्रोटीन। ओके, नेक्स्ट खास बात इसकी ये है कि ये सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल होते हैं। सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। अब सेमी का मतलब क्या हुआ, आधे, और ऑटो मतलब सेल्फ से, नुमस मतलब ये रेप्लिकेशन करते हैं इंडिपेंडेंटली। ये इंडिपेंडेंट होकर रेप्लिकेशन करते हैं किसका, डीएनए का। ये क्या करते हैं, इनके पास जो डीएनए होता है वैसी ही एक कॉपी ये दूसरी बना सकते हैं और ये अपने जैसा दूसरा सेल ऑर्गेनेल बना सकते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं ऑटोनोमस। ओके, लेकिन सेमी लगा है यानी कि आधे हैं। अब आधे क्यों हैं, वो इसलिए कि जो सेल होती है उनमें न्यूक्लियस होता है। हमने जब न्यूक्लियस पढ़ा था तो उसमें ये बात की थी, न्यूक्लियस पूरे सेल की होने वाले सारे फंक्शन को कंट्रोल में रखता है। उसकी मॉनिटरिंग में ही उस सारे फंक्शन सेल के होते हैं। अब ये क्या करता है, न्यूक्लियस जब तक नहीं चाहेगा तब तक ये सेल्फ रेप्लिकेशन नहीं करेंगे, इसलिए इनको कहते हैं ऑटोनोमस, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। ओके, तो ये रही बात। अब इनका जो डीएनए होता है, इनका अपना डीएनए होता है। इसमें भी एक खास बात ये होती है कि ये जस्ट लाइक बैक्टीरियल डीएनए की तरह होता है। बैक्टीरियल डीएनए कैसा होता है, सर्कुलर फॉर्म में होता है और नॉन हिस्टोन होता है, सर्कुलर फॉर्म में और नॉन हिस्टोन टाइप का होता है, यानी कि इनमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है। वैसा ही डीएनए को जिसमें भी देखा गया था कि ये भी सर्कुलर फॉर्म में था और इसमें भी अपना डीएनए जो हिस्टोन प्रोटीन होता है वो एब्सेंट होता है। तो ये ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जो बैक्टीरियल सेल है वो इसी तरह से किसी तरह से इवॉल्व होती गई और उसी से कुछ यूकैरियोटिक सेल का भी फॉर्मेशन हो गया। और माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड ये बैक्टीरिया से ही बने हुए रूप हैं। ओके, अब हम फंक्शन देख लेते हैं इसके, माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन क्या है। तो फंक्शन की बात हम सबसे पहले ही कर चुके हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की यही खास बात होती है कि इनमें एनर्जी स्टोर होती है। एनर्जी इनमें स्टोर किस फॉर्म में होती है, एटीपी के फॉर्म में। एटीपी क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसीलिए इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। इनमें एटीपी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। अब एटीपी को वो एज ए एनर्जी की करेंसी की तरह यूज करते हैं पूरे सेल के ऑर्गेन्स और सेल खुद भी। जो भी फंक्शन आगे चलते हैं, जो भी चीजें मेटाबॉलिक फंक्शन चलते हैं, वो सारे में एनर्जी कहाँ से आती है, एटीपी से आती है। और एटीपी कैसे एनर्जी निकालता है, एटीपी क्या करता है, एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होता है, टूट जाता है। एटीपी क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एडीपी क्या है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। जब एक बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी रिलीज होगी यहाँ पर, जो कि यूज होगी सारे मेटाबॉलिक फंक्शन में। तो इस तरह से जितनी भी सोर्स है एनर्जी का, जो सोर्स है सेल का, वो कहाँ है,
यहाँ से। जैसे घर में हमको खाना खाना होता है, एनर्जी लेनी होती है, फूड लेना होता है, तो कहाँ जाते हैं? किचन में जाते हैं। वैसे ही सेल को जब भी कभी एनर्जी की जरूरत होती है तो वो कहाँ से लेती है? माइटोकॉन्ड्रिया से लेती है। तो ये क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके, तो ये रहा छोटा सा सेल ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और चीज है कि जहाँ जिन सेल्स में एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारे नंबर में होते हैं, और जहाँ पर एनर्जी की कम रिक्वायरमेंट है या फिर नहीं है वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट भी हो सकते हैं या फिर बहुत कम नंबर में होते हैं। जैसे कि मस्कुलर सेल्स होती हैं जो हमारी, वहाँ पर लगातार एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो वहाँ पर जो सेल्स होती हैं उनमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो लगभग 4 से 5,000 के लगभग हो सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इतने ज़्यादा होते हैं। और जबकि आरबीसी में हमारे जहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया जीरो भी हो सकते हैं, यानी कि वहाँ पर एब्सेंट होते हैं। ओके, तो ये रही माइटोकॉन्ड्रिया की हिस्ट्री। नेक्स्ट लेक्चर पे हम देखेंगे प्लास्टिड क्या होता है। आज के लिए थैंक यू। प्लास्टिड किसे कहते हैं? तो हमने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है एनिमल सेल एंड प्लांट सेल दोनों में होता है, बट प्लास्टिड्स जो होते हैं हमारे ये केवल प्लांट सेल में पाए जाते हैं, ये एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। अब हम ये जानते हैं कि प्लास्टिड्स होते क्या हैं। प्लास्टिड जो है प्लांट्स ग्रीन दिखाई देते हैं, इन्हीं की वजह से दिखाई देते हैं। कलरफुल उसमें फ्रूट्स होते हैं, वो क्यों होते हैं? प्लास्टिड्स की वजह से होते हैं। फल होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, वो भी प्लास्टिड्स की वजह से होते हैं। तो इस तरह के इंपॉर्टेंट वर्क प्लास्टिड्स करते हैं और उनका अपना फूड बनाने में भी ये हेल्प करते हैं। ओके, तो प्लास्टिड्स होते कैसे हैं आइए देखते हैं। ये पहले तो प्लांट सेल में पाए जाते हैं और डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल होते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया था डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल था, वैसे ही ये भी डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल होते हैं। ओके, अब देख सकते हैं आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, दोनों मेम्ब्रेन प्रेजेंट है यहाँ पर, और इन दोनों के अंदर इनका एक फ्लूइड पाया जाता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता था स्ट्रोमा, माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स होता था, यहाँ पर होता है स्ट्रोमा। ओके, और इनके भी अंदर का स्ट्रक्चर देखा जाए तो इस तरह से कुछ कॉइन्स की तरह से स्ट्रक्चर एक दूसरे के ऊपर अरेंज होते हैं। ये स्ट्रक्चर क्या कहलाते हैं? ग्रेनम कहलाते हैं। ये पतली पतली सी लैमिला होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर कॉइन की तरह से लगी होती हैं, इन्हें हम कहते हैं ग्रेनम। ये क्या वर्क करती हैं? जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है यानी कि प्लांट अपना फूड बनाते हैं तो उस स्टेज पे ये इम्पॉर्टेंट अपना पार्टिसिपेशन देती हैं, क्योंकि ये एनर्जी को कैच करती हैं। ये जो एनर्जी पैकेट्स आते हैं उनको ये कैच करके उसके बाद ये लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन करती हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है प्लास्टिड हैव ओन डीएनए एंड राइबोसोम। ये बात हमने माइटोकॉन्ड्रिया में भी देखी थी कि प्लास्टिड है और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में क्या होता है? अपना डीएनए होता है एंड अपना राइबोसोम होता है। राइबोसोम की प्रेजेंस की वजह से ये अपना प्रोटीन स्वयं बना लेते हैं, खुद बना लेते हैं। इनके अंदर जो भी प्रोटीन की जरूरत होती है वो ये खुद बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया में हमने देखा था कि वे भी सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल होते थे। जैसे कि सेमी का मीन्स होता है आधा, यहाँ पे भी देख लेते हैं हम। ऑटो का मतलब होता है स्वयं से, खुद से, और नोमस का मतलब होता है ये अपने जैसा फॉर्म कर लेना, यानी ये सेल्फ रेप्लिकेशन करते हैं। डीएनए की ऐसी ही कॉपी ये फिर से तैयार कर लेते हैं और एक नया ऑर्गेनेल बना सकते हैं। ओके, अब सेमी क्यों होते हैं? जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया में बताया था, सेमी का मीनिंग होता है कि ये अपनी तरह का सेल ऑर्गेनेल बना तो सकते हैं, रेप्लिकेशन कर तो सकते हैं, बट किसके कंट्रोल में कर सकते हैं? ये सेल में। जब तक सेल का न्यूक्लियस यानी सेल नहीं चाहेगी ये ऑटोनोमस ये अपना रेप्लिकेशन करें, तब तक ये नहीं करेंगे। इसलिए इसको हम कह सकते हैं ये सेमी ऑटोनोमस होते हैं। ये पूरी तरीके से ऑटोनोमस नहीं होते कि अपनी जब मर्जी चाहे तब ये अपने जैसा ऑर्गेनेल बना लें। ओके, तो अब हम देख लेते हैं ये किस किस टाइप के हो सकते हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड होते हैं, एक तो होता है क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ये सब प्लास्टिड्स के टाइप होते हैं। कैसे? क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? कलर्ड होता है, इनके अंदर कलर्ड पिगमेंट पाए जाते हैं। प्लांट्स में आप लोग देखते हैं कि कई डिफरेंट कलर के फ्लावर होते हैं, डिफरेंट कलर के फ्रूट्स होते हैं, उनके सबकी जो जिम्मेदारी होती है किसकी होती है? वो क्रोमोप्लास्ट की होती है। क्रोमोप्लास्ट की वजह से डिफरेंट कलर के पिगमेंट वर्क करते हैं वहां पर और ये डिफरेंट डिफरेंट कलर के दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? ये
प्लांट के ऐसे पार्ट में पाए जाते हैं, जैसे प्रिमिटिव ऑर्गेन्स में पाए जाते हैं, जहां पर जो कलरलेस होते हैं। ये जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं, वाइट कलर के होते हैं, जैसे कि जहां पर फूड स्टोर होता है। जैसे आप लोग देखते हैं पोटैटो है, वहां पे फूड स्टोर हो रहा है, स्टार्च का स्टोरेज हो रहा है, बट वहां क्या है, वाइट पोर्शन है, वहां पर कोई कलर नहीं है, कोई पिगमेंट नहीं है, तो वहां पर क्या है, ल्यूकोप्लास्ट है। ल्यूकोप्लास्ट की वजह से वहां पर कोई कलर नहीं होता है। आप देखते हैं रूट में क्या होता है, व्हाइट कलर की होती है, वो कलरलेस होती है। क्यों होती है, वहां पर होता है ल्यूकोप्लास्ट। शकरकंद देखते हैं, स्वीट पोटैटो, उसमें भी आप देखते हैं व्हाइट कलर का होता है, लेकिन उसमें फूड स्टोर होता है, वहां पे क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट प्लास्टिड की वजह से वहां पर कलर व्हाइट होता है। ओके, ये एक कलरलेस प्लास्टिड होते हैं। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट। प्लांट हमेशा ग्रीन दिखाई देते हैं, उनकी लीव्स ग्रीन होती हैं, उनकी स्टेम्स जो न्यूबॉर्न प्लांट होते हैं वो भी ग्रीन होते हैं। जो पार्ट प्लांट का फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, फूड फॉर्मेशन करता है, वो सब ग्रीन होते हैं। क्यों होते हैं, क्लोरोप्लास्ट की वजह से। क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा प्लास्टिक होता है जिसमें ग्रीन कलर के पिगमेंट पाए जाते हैं, वो है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से ये प्लांट्स ग्रीन कलर के होते हैं, उनकी लीव्स ग्रीन कलर की होती हैं, और इसी पिगमेंट की वजह से ही वो अपना फूड का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, तो ये हो गए 3 टाइप के प्लास्टिड्स। अब हम इनके फंक्शन देख लेते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन होता है, इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, वो है फोटोसिंथेसिस। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक प्लांट अपना फूड नहीं बनाएंगे तब तक वो ग्रो नहीं करेंगे, तब तक उनमें फ्रूट नहीं लगेंगे, फ्लावर्स नहीं लगेंगे, और वो हमें फूड नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। तो फोटोसिंथेसिस इनका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। वो कैसे करते हैं, ये रही ग्रीन लीव्स, और इनमें आई सनलाइट, एनर्जी आई उसके थ्रू, और ये रहा प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पे एनर्जी आके कैच की गई, और उसके बाद हुआ यहाँ पे लाइट रिएक्शन, और उसके बाद हुआ यहाँ पे डार्क रिएक्शन, प्रोसेस कंप्लीट हुई फोटोसिंथेसिस की, एक रिक्वायरमेंट हुई CO2 की, H2O की, बन गया ग्लूकोज, यानी इनका फूड। तो इस तरह से ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट करके क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, जब तक क्लोरोफिल यहाँ पर नहीं होंगे ये, तब तक ये एनर्जी को कैच नहीं कर सकते हैं। यानी कि ये सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अब वो कैसे होता है, सोलर एनर्जी को कैच करने का काम कौन करता है, ये फिल्टर, ये है जो सोलर एनर्जी को कैच करता है। उसके बाद CO2 और H2O मिलके ये बनाते हैं ग्लूकोज। ओके, तो इस तरह से फोटोसिंथेसिस की फॉर्मेशन करता है, और इसी वजह से ये प्लांट सेल में इजीली अवेलेबल होता है। एनिमल सेल में फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, हम सब ऑटोट्रॉपिक होते हैं, हम सब हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। हेटेरोट्रॉपिक मतलब कि हम प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं, उनसे अपना फूड लेते हैं, इस वजह से हम हेटेरोट्रॉपिक हैं। ये होते हैं प्लांट ऑटोट्रॉपिक, वो अपना फूड खुद बनाते हैं, किसकी हेल्प से, क्लोरोप्लास्ट की हेल्प से, और सनलाइट को लेकर CO2 और H2O को मिलाकर ये अपना फूड खुद से बनाते हैं, और इसलिए इंपॉर्टेंट है क्लोरोप्लास्ट के लिए। प्रोवाइड प्लांट्स कलर, प्लांट के कलर को प्रोवाइड करते हैं प्लास्टिड। कैसे, लीफ का कलर देते हैं क्लोरोप्लास्ट, ओके, फ्रूट का कलर देते हैं क्रोमोप्लास्ट, फ्लावर का कलर देते हैं क्रोमोप्लास्ट, जो सीड्स होते हैं अंदर व्हाइट होते हैं उनका भी कलर जो है ल्यूकोप्लास्ट की वजह से होता है। स्टोरेज का काम करते हैं ल्यूकोप्लास्ट स्टोर फूड, ये हमेशा स्टोर फूड को स्टोर करते हैं। ओके, तो ये